Uh, Today we will start our सितंबर मैगजीन। ठीक है। इससे पहले के सेशंस में हमने अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर कंप्लीट किया है। अभी हम सितंबर स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन विजिबल है सभी को? Yes, sir, visible. ये हमारा ओके ओके। दिस इज आवर सितंबर मैगजीन। और यहाँ पर जो हम इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है जैसा सोशल अकाउंटेबिलिटी, इसके बाद है पीपल प्लान कैंपेन, फिर इसी तरीके से डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, इसकी पोस्ट वैकेंट है तो इसके ऊपर भी इशू चल रहा है। और कुछ ऑल इंडिया सर्विस रूल्स में अमेंडमेंट आए हैं। कॉर्ट की समिट भी हुई थी, फर्स्ट कॉर्ट समिट। ओके। ऑकस एक नया एक अलायंस बना है ऑकस, वो भी न्यूज में है। इसी तरीके से न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसमें 3 मेंबर ऐड हुए हैं, बांग्लादेश, यूएई एंड उरुग्वे। ओके। एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसको हम ब्रिक्स बैंक भी कहते हैं। ओके, तो ये भी न्यूज में था। जो हमारी शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें पहले 8 मेंबर थे, एक नया मेंबर को ऐड किया गया है जो है ईरान। ओके। इंडिया यूएसए के एग्रीमेंट हुए हैं बहुत सारे, मिलिट्री पैक्ट, लिमोआ, कामकोसा और बेका। लिमोआ, कोमकासा और बेका। ओके, नाम हमको पता रहना चाहिए। एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, ये ट्रिप्स के अंडर में, मतलब ट्रिप एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर ये डब्ल्यूटीओ के अंडर में आता है। और जो हम सब्सिडीज पढ़ते हैं, एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स, ग्रीन बॉक्स, ये सारे भी एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर के अंडर में ही आते हैं। टेलीकॉम सेक्टर में एजीआर का इशू चल रहा है, एग्रीगेट ग्रॉस रेवेन्यू। ओके, तो वो भी हमको देखना है। इसका स्पेशल ड्राइंग राइट्स, ये हम हमेशा पढ़ते रहते हैं, आईएमएफ के कंटेक्स्ट में न्यूज में रहता है। इट इज द रिजर्व असेट ऑफ आईएमएफ, स्पेशल ड्राइंग राइट। ओके। और इसके बाद और क्या है, कुछ मिलिट्री एक्सरसाइजेस हैं। एयर पोल्यूशन मेजरमेंट, तो यहाँ पर एक इंडेक्स में, इसमें नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी इंडेक्स, 12 पैरामीटर्स हैं इसमें। ओके, 2 इंडेक्स हमको याद रखना है, एक तो है नेक्स, दूसरा है AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स। अगर हम AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर बात करते हैं तो इसमें रहते हैं 8 पैरामीटर्स। ओके। और इसमें रहते हैं नेक्स में 12 रहते हैं, याद रखना। रिन्यूएबल परचेस, IUCN न्यूज में था, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये फर्स्ट ओल्डेस्ट यूएन इन्वायरमेंटल बॉडी है जो बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई, 1948 में बनी थी। डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व बनाया जा रहा है तमिलनाडु में। और इसके बाद कुछ खास, गुप्ता पीरियड में का एक टेम्पल मिला है, एक्सकवेशन किया गया, तो गुप्ता पीरियड के टेम्पल भी न्यूज में है। और एक जुडीमा राइस है जिससे वाइन बनाया जाता है, आसाम में दिमासा ट्राइब है वो बनाती है, तो ये भी न्यूज में था। अटल पेंशन योजना, ये स्कीम लाई गई थी अनऑर्गेनाइज सेक्टर को पेंशन के लिए, अटल पेंशन योजना। वैसे 2 स्कीम है जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर को पेंशन दे दिया जाता है जिसके अंडर में, एक है अटल पेंशन, दूसरा है श्रम योगी मानधन योजना। तो दोनों के नाम याद रखना, कुछ डिफरेंसेस है। ओके। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ये हम बार बार पढ़ते हैं, फॉर फ्री एलपीजी कनेक्शन। और पीएम पोषण शक्ति निर्माण, जो हमारी मिड डे मील स्कीम थी उसका ही नाम चेंज कर पीएम पोषण शक्ति योजना, ऐसा नाम इसका रखा गया है। ओके, तो इस तरीके से कुछ मंथली है। अभी हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। जो फर्स्ट आर्टिकल है, इट इज अबाउट सोशल अकाउंटेबिलिटी। सोशल अकाउंटेबिलिटी के लिए एक नया बिल लाया जाए, ऐसा लोगों ने डिमांड की है राजस्थान में। अकाउंटेबिलिटी, सोशल अकाउंटेबिलिटी क्या रहती है? इट refers to wide range of actions and mechanisms that citizen, community and independent media and civil society organization can use to hold public officials accountable. पब्लिक ऑफिशियल्स की जवाबदेही लोगों के प्रति, उसको कहेंगे हम अकाउंटेबिलिटी, सोशल अकाउंटेबिलिटी। इसके डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट है, लाइक पार्टिसिपेटरी बजटिंग। यहाँ पर क्या करते हैं, बजट तैयार करते हो, पब्लिक से इनपुट लिए जाते हैं और वो बेसिस पे बजट बनाया जाता है, इसको पार्टिसिपेटरी बजटिंग। ऐसे रहता है पार्टिसिपेटरी प्लानिंग,
इसमें क्या करेंगे, कोई भी प्लान बना रहे हैं, स्कीम्स ला रहे हैं, तो लोगों को इन्वॉल्व करते हैं एट फॉर्मुलेशन एज वेल एज इम्प्लीमेंटेशन स्टेजेस में। ओके। एक रहता है सोशल ऑडिट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सोशल ऑडिट, कोई भी गवर्नमेंट स्कीम है जिसका इम्प्लीमेंटेशन हो गया, तो क्या करेंगे बाद में, उसने जो डिजायर्ड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट उसने डिलीवर किया है या नहीं, तो इसके लिए ऑडिट होगा, और वो लोग, वहां के लोकल लोग ही ऑडिट करेंगे। इसको सोशल ऑडिट कहते हैं। लाइक मनरेगा में रोड बनाए जा रहे, टैंक बनाए जा रहे, तो उसका गांव वाले ऑडिट करेंगे। इससे क्या आएंगे, ट्रांसपेरेंसी आएंगी। ओके, तो इंपॉर्टेंट है। इंडिया में एमजी नरेगा में के लिए सोशल ऑडिट इज मैंडेटरी, और बाकी मेघालय इज द फर्स्ट स्टेट जिसने सोशल ऑडिट को मैंडेटरी किया। सिटीजन चार्टर, ये तो हमको पता रहता है, इट इज डॉक्यूमेंट ऑफ कमिटमेंट। और इसमें क्या रहता है, पब्लिक जो डिपार्टमेंट है जो जो सर्विसेज आपको देगा, वो पूरे एक चार्टर पे लिखे हुए रहते हैं। ओके, डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, फिर कितने दिन में आपको फैसिलिटी मिलेंगी, और उसके बाद और रहता है जैसा कि मतलब ग्रीवांस है आपका, तो रिड्रेसर के लिए कहाँ पर जाना है, तो इसको कहते हैं सिटीजन चार्टर। ओके, लीगली मैंडेटरी नहीं है सिटीजन चार्टर, याद रखना। एक टर्म भी आई है यहाँ पे, प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी। ये क्या रहता है, कि मतलब डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर को ही क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब लोकल लेवल पे जो है उनको पावर दे देना, लोकल लेवल पर। ओके, जैसा पंचायत राज है हमारा, 73rd 74th अमेंडमेंट से लाया गया। ठीक है, इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी। नेक्स्ट आर्टिकल है पीपल प्लान कैंपेन। तो ये किस लिए है, ग्राम पंचायत लेवल पे डेवलपमेंटल प्लान बनाना है इफेक्टिवली। तो इसके लिए एक प्रोजेक्ट को लाया गया। यूनियन गवर्नमेंट लॉन्च पीपल प्लान कैंपेन, सबकी योजना, सबका विकास। स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को, चेक करना एक बार। यस सर। दिख रही है ना, स्क्रीन दिख रही है, ओके। हाँ, तो यहाँ पर पीपल प्लान, ये ग्राम पंचायत लेवल पे प्लानिंग को स्ट्रेंथन करने के लिए स्कीम लाई गई है। सबकी योजना, सबका विकास। ओके, कुछ खास तो है नहीं, बस ऐसा ही इतना हाईलाइट पॉइंट देख लो। डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा। ओके, एक्चुअली ये जो अभी अपने जो लोकसभा है, 17th लोकसभा। ओके, तो यहाँ पर ये जब से आई 2-3 साल हो गए, 19 में लोकसभा बनी, तब से अभी तक डेप्यूटी स्पीकर की पोस्ट खाली है। ओके, तो थोड़ा सा स्टैटिक वाला पार्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 93, द हाउस ऑफ पीपल शल एज सुन एज मे बी चूज 2 members ऑफ द हाउस टू रिस्पेक्टिवली स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर। ओके, and though no time limit on election is provided under article 93। ओके, टाइम लिमिट कोई नहीं है। और इसी के साथ जो डेट ऑफ इलेक्शन ऑफ स्पीकर रहता है, इट इज फिक्स्ड बाय प्रेसिडेंट। और डेट ऑफ इलेक्शन ऑफ डेप्यूटी स्पीकर, इट इज फिक्स्ड बाय, सॉरी, डेट ऑफ इलेक्शन ऑफ स्पीकर, स्पीकर की डेट जो रहती है वो प्रेसिडेंट फिक्स करता है, और डेप्यूटी स्पीकर की जो इलेक्शन की डेट है, इट इज फिक्स्ड बाय स्पीकर। ओके, तो डिफरेंस देख लेना, ये पूरा लक्ष्मीकांत में दिया गया है। और एक कन्वेंशन बना गया था कि मतलब जनरली जो पोस्ट ऑफ डेप्यूटी स्पीकर रहती थी वो अपोजिशन को दी जाती थी। ओके, लार्जेस्ट अपोजिशन हाउस, ये मोरारजी देसाई के टाइम से, मतलब 1977 से। पर अभी क्या हुआ, कोई रिकॉग्नाइज अपोजिशन पार्टी है नहीं, कोई भी पार्टी को 50 से ज्यादा सीट्स नहीं है, 55 से ज्यादा। तो इसलिए इस गवर्नमेंट ने क्या बोला कि हम कोई अपोजिशन, रिकॉग्नाइज अपोजिशन नहीं है, तो इस पोस्ट को हम मतलब वैकेंट ही रखेंगे। ओके, तो ये न्यूज में था, ये आप देख लेना। इसके बाद देखो कुछ आर्टिकल्स हमको पता रहने चाहिए। आर्टिकल 29 और 30, ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स ऑफ माइनॉरिटी जो हम पढ़ते हैं, 29 और 30, ये टोटल 4 आर्टिकल है। 29(1), 29(2), 29(3), सॉरी, ये क्या है, 30 है, 31 और 32। ओके, ये 4 आर्टिकल हमको पता रहने चाहिए। 29(1), तो ये है राइट टू माइनॉरिटीज टू प्रोटेक्ट देयर कल्चर एंड लैंग्वेज। कल्चर, लैंग्वेज वगैरह प्रोटेक्शन के लिए ये जो आर्टिकल है 29(1) है। ओके, 29(2), 29(2) ये कहता है कि नो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन विल डिनाई एडमिशन
एडमिशन टू अ पर्सन बेस्ड ऑन हिज रिलीजन, लैंग्वेज, कास्ट, सेक्स। तो ये एजुकेशन के लिए है, एजुकेशन। और इसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा बेस्ड ऑन रिलीजन। ओके, किसी को डिनाई नहीं होगा एडमिशन। 31 ये कहता है कि राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एडमिनिस्टर देयर ओन इंस्टीट्यूशंस। राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एडमिनिस्टर देयर ओन इंस्टीट्यूशन, ये है। और 32 क्या कहता है? गवर्नमेंट while giving grants will not discriminate against an institution based on religion, race। तो ये while giving जो grants है, गवर्नमेंट हेल्प दे रहा है, तब गवर्नमेंट डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा बिटवीन माइनॉरिटी एंड नॉन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस। ओके, तो ये चार आर्टिकल्स पता रहने चाहिए, 29(1)(2), 30(1)(2)। यहाँ पर फर्स्ट क्वाड सबमिट हुई है, क्वाड ग्रुप। ये इट इज एन इनफॉर्मल ग्रुपिंग है, याद रखना, बिटवीन इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। तो ये मेनली एज एज एन अलायंस टू काउंटर चाइना ऐसा देखा जाता है। तो चाइना का मेंशन है, तो ये याद रखना, साउथ चाइना सी डिस्प्यूट जो चल रहा है, तो वहां पे एक लाइन न्यूज में रहती है, 9 डैश लाइन। ओके, 9 डैश लाइन क्या कहती है ये? कि मतलब ये चाइना बोलता है कि इसके साइड वाला जो टेरिटरी है, इट बिलोंग्स टू चाइना। ओके, तो ये याद रखना है, 9 डैश लाइन चाइना क्लेम मोस्ट ऑफ द साउथ चाइना से। ओके, कुछ लाइन वर्ल्ड में फेमस है, तो कोई मुझको बता सकता है? 38 पैरेलल, ये किस कंटेक्स्ट में न्यूज में रहती है? 38 पैरेलल, ये किस कंटेक्स्ट में न्यूज में रहती है? साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया से। साउथ एंड नॉर्थ कोरिया, गुड गुड, ठीक है, ये सही बताया भाई ने। साउथ एंड नॉर्थ कोरिया, ये दोनों को सेपरेट करती है 38 पैरेलल। ओके, तो ये कुछ फर्स्ट मीटिंग वगैरह हुई थी, बाकी तो जनरल पॉइंट है। यहाँ पर G7 कंट्रीज ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड। ओके, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। जैसा हम सुनते हैं, चाइना चाइना का एक प्रोजेक्ट है, बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है चाइना का, BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ओके, ये क्या कर रहा है? चाइना डेवलपिंग कंट्रीज को लोन दे रहा है फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, और बहुत ज्यादा लोन देता है और बाद में वो लोग रिपे नहीं कर पाते। तो इससे क्या हो रहा है? चाइना का एक तो वो कंट्री में इंटरफेरेंस बढ़ रहा है, और ट्रैप डिप्लोमेसी वगैरह ऐसे इंस्ट्रूमेंट चाइना यूज कर रहा है। ओके, तो फिर इसको काउंटर करने के लिए जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, वर्ल्ड के वेस्टर्न कंट्रीज हैं, इन्होंने भी अपना एक इनिशिएटिव लेकर आए, जिसको ये लोग कहते हैं बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड। तो ये भी क्या करेंगे? जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनको इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग करेंगे। ओके, पर ये चाइना के जैसा नहीं रहेगा, चाइना के इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए ये लाया गया है, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, नाम याद रखो। और ऐसे दूसरे भी इनिशिएटिव्स हैं। यूएसए का एक इनिशिएटिव है, ब्लू डॉट नेटवर्क। ब्लू डॉट नेटवर्क, ओके। इसमें एक्चुअली फाइनेंसिंग तो है नहीं, पर ये लोग सर्टिफिकेशन देंगे। अगर अच्छा सर्टिफिकेशन मिलता है तो फाइनेंस मिलने में आसानी होती है कंपनीज को। ओके, याद रखें। इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ ऑकुस, इस साल मेंस में भी पूछा गया क्वेश्चन। रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस हैव अनाउंस्ड अ न्यू ट्राइलैटरल प्रोग्राम, ऑकुस अनाउंस किया है। देखो ऑकुस क्या है, कि ये पैक्ट है ऑस्ट्रेलिया, यूएस और यूके, एक सिक्योरिटी अलायंस है फॉर डीपर कोऑपरेशन इन इंडो पैसिफिक एंड ग्रेटर शेयरिंग ऑफ डिफेंस कैपेबिलिटीज विद इन द अलायंस। इसमें क्या करने वाले हैं? यूएस और यूके दोनों मिलके ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर सबमरीन बनाने में हेल्प करने वाले हैं। ओके, न्यूक्लियर मतलब देखो, दो तीन चीजें यहाँ पर, यूके और ऑस्ट्रेलिया, तो ये अलायंस को कहा जाता है एंग्लोस्फीयर। तीनों इंग्लिश स्पीकिंग है, इसलिए इसको एंग्लोस्फीयर कहा जाता है। इंडो इंडो पैसिफिक मतलब क्या है? पैसिफिक मतलब इंडियन ओशन पूरा आएगा, ओशन की, जैसे अफ्रीका है, अफ्रीका, सऊदी, इंडोनेशिया, इधर चाइना, जापान।
ओके। और यहाँ पर आएगा यूएसए, यूएसए वगैरह ये सब। ओके, ये इंडियन ओशन है। इंडो पैसिफिक जो रीजन आता है ना, पूरा जो रीजन है हमारा, इसको इंडो पैसिफिक कहते हैं। इंडिया यहाँ पर न्यूक्लियर बढ़ेंगी और वो चाइना रशिया को इजीली काउंटर कर सकते हैं। ओके, तो ये याद रखिए, बना देना। तो चाइना के अगेंस्ट में अलायंस है, चाइना ऑब्वियसली नाराज होगा, रशिया, फिर फ्रांस भी नाराज हो गया। फ्रांस इसलिए नाराज हो गया क्योंकि फ्रांस ऑस्ट्रेलिया के साथ डील कर रहा था न्यूक्लियर सबमरीन के लिए, और वो चली रही थी, तो से ने मतलब फ्रांस का ये कर लिया, फ्रांस को रिप्लेस कर दिया। फ्रांस को हटा कर खुद लॉस भी हो गया। इंडिया को भी थोड़ा, इंडिया लेकिन इस ग्रुपिंग में इंडिया नहीं है, तो इसलिए इंडिया को भी ये थोड़ी सी बात खटकी है। तो दुखी लोग हैं इंडिया और फ्रांस, ये दोनों अब एक दूसरे से करीब ये अपना एक कुछ अलायंस वगैरह बनाने की बात कर रहे हैं। ओके। और इस तरह का प्रोजेक्ट 75 क्लास सबमरीन बना, उसमें हम न्यूक्लियर स्कॉर्पिन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यहाँ पर देखो डेवलपमेंट कैसे होता है वो दिया, FPTA, एफ, एम ऑडिबल आ रही है ना? ओके, ठीक है। हम देख रहे थे PTA, FTA, CC, इसमें डिफरेंस क्या रहता है। कोई भी जो कंट्री है, लाइक इंडिया और साउथ अफ्रीका है, ये लोग जब ट्रेड पैक करते हैं तो सबसे पहले PTA आता, प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। इसमें क्या करते हैं, कुछ गुड्स और सर्विस पे के ड्यूटीज कम कर देते हैं, हटा देते हैं। इसको क्या कहते हैं, प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। ओके, फिर इसके बाद क्या होता है, मैक्सिमम गुड पे के ड्यूटीज हटा देते हैं, उसको कहते हैं हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इसके बाद और एक कदम आगे रहता है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ओके, तो इसमें गुड सर्विसेज और दूसरी और भी चीजें ऐड कर लेते हैं। फिर इसके बाद आएगा कस्टम यूनियन। कस्टम यूनियन मतलब ऐसे ग्रुप ऑफ कंट्रीज रहते हैं, अगर ये कंट्री में बाहर से कोई भी माल आ रहा है तो सेम टाइप का कस्टम ड्यूटी ये लोग लेवी करते हैं। ओके, इसके बाद आता है कॉमन मार्केट और इकोनॉमिक मार्केट। कॉमन इकोनॉमी के लगभग सेम ही रहता है, इसमें क्या करते हैं, फ्री फ्लो ऑफ गुड सर्विसेज वगैरह होता है, जैसा यूरोपियन यूनियन वगैरह है, तो वीजा फ्री ट्रेवल, एक दूसरे कंट्री में जाके जॉब भी कर सकते हैं। ओके, तो ऐसा रहता है, तो याद रखना PTA, FTA, CCA, उसका इकोनॉमिक मार्केट, ऐसा ये ट्रांजिशन रहता है। इंडिया के किसके साथ FTA है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। देखो, साफ्टा, FTA जो है ना हमारे सार्क सार्क कंट्री, तो सार्क का अपना FTA जिसको हम साफ्टा कहते हैं, याद रखना। फिर इंडिया का एशियान के साथ भी FTA है। ओके, साफ्टा, एशियान, ये याद रखना है। और अब हमारे किसके साथ FTA है वो भी हमको मालूम रहना चाहिए। FTA नहीं है, जैसा EU, अभी तक बात ही चल रही है, 15-20 साल हो गए, EU के साथ FTA नहीं है। दूसरा, बीमस्टेक, इंडिया बीमस्टेक का FTA अभी भी नहीं है, याद रखना। ओके, श्रीलंका में भी रहेगा रहे क्योंकि सार्क में ही है ना। ओके, इस टॉपिक में मल्टीलैटरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस के बारे में मेंशन है। क्या हुआ था, ब्रिक्स की जो बैंक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसमें 3 नए मेंबर ऐड किए गए, बांग्लादेश, UAE और उरुग्वे, याद रखना। NDB जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है?
न्यू डेवलपमेंट बैंक सर कहाँ पर है हेडक्वार्टर? शांघाई। ओके, इट्स हेडक्वार्टर इज इन शांघाई, याद रखें। और इसको जो बनाया गया था 6th ब्रिक्स समिट में बनाया गया था, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। और ये जो समिट हुई थी फोर्टालिजा में हुई थी, फोर्टालिजा डिक्लेरेशन ऐसा भी कहते हैं। एनडीबी जो बनाई गई फोर्टालिजा डिक्लेरेशन से बनाई गई, ये याद रखना। अब यहाँ पर जो वर्ल्ड के मेजर बैंक्स हैं उनके बारे में दिया गया है। सबसे पहले हम कहते हैं वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक में 5 बैंक्स हैं, एक बैंक नहीं है, 5 बैंक मतलब इंस्टीट्यूशंस है इसमें। ओके, आईबीआरडी, आईडीए, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। ओके, इंडिया में इसमें 4 का मेंबर है, एक का मेंबर नहीं है। किसका मेंबर नहीं है इंडिया? आईसीएसआईडी। ओके, इसका इंडिया मेंबर नहीं है, याद रखना। हाँ, सही सही, इसका इंडिया मेंबर नहीं है। ये डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए मेनली बॉडी है और इंडिया इज नॉट हर मेंबर। इसके बाद और क्या है? वर्ल्ड बैंक 1944, आईएमएफ, अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक देखो, ये भी याद रखना, ये भी बहुत बड़ी बैंक है और इसका हेडक्वार्टर है फिलीपींस में, मनीला। मनीला जो कैपिटल है वहां पर है। न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसका तो शंघाई में है, हमने देखा। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ये चाइना लेड इनिशिएटिव है और इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग में, चाइना। एआईआईबी में लार्जेस्ट जो शेयर होल्डिंग है वो ये चाइना की है और सेकंड पे इंडिया है। न्यू डेवलपमेंट बैंक में ये पांचों कंट्री का इक्वल शेयर होल्डिंग है। और जो वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, आईएमएफ के कंटेक्स में सबसे ज्यादा शेयर यूएसए के हैं। ओके, उसके बाद शायद जापान है। इंडिया बहुत नीचे है, इंडिया कुछ 8 नंबर पे आता सर है। यूएसए जापान बराबर है सर। यूएसए जापान बराबर कौन से बैंक में? एशियन बैंक कह रहे हो तो उसमें बड़ा है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। आईएमएफ में यूएसए का सबसे ज्यादा है, 17% कुछ है। ओके, ईरान की एंट्री हो गई शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में। ओके, अब वहां पर 9 मेंबर हैं। जो दूसरे मेंबर हैं शंघाई कोऑपरेशन में, देखो यहाँ पर डायग्राम में समझ में आएगा। रशिया, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, ताजिकिस्तान, ये उसके मेंबर्स हैं। सेंट्रल एशिया की 4 कंट्रीज इसके मेंबर हैं, एक कंट्री नहीं है, ये वाला। ये कंट्री है तुर्कमेनिस्तान, नाम याद रखना, लिख भी देता हूं यहाँ पे। तुर्कमेनिस्तान इज नॉट द मेंबर। ये मेंबर नहीं है। ओके, ये कुछ आर्टिकल है अर्बन प्लानिंग के ऊपर। इसमें क्या बताया जा रहा है कि एक यूएन हैबिटेट, ये वर्ल्ड लेवल पे बॉडी है जो अर्बनाइजेशन को देखती है, अर्बनाइजेशन के बारे में कंट्रीज को गाइड करती है। ओके, तो ये कहती है कि 50% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन विल रिसाइड इन अर्बन सिटीज इन इंडिया बाय 2050। ओके, 2050 तक 50% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन विल रिसाइड इन अर्बन एरियाज। फिर एसडीजी भी है अर्बन सिटीज को लेकर, एसडीजी 11 सस्टेनेबल सिटीज की बात करता है। एसडीजी 11 याद रखना। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए एक फ्रेमवर्क है हमारा, सेंदाई फ्रेमवर्क, 2015 to 30 ये पीरियड के लिए ये है। यहाँ पर 2 बॉडीज के नाम दिए हैं, मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी। ओके, ये पंचायत राज के कंटेक्स में हम सुनते हैं, तो बताना, आर दे आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी एंड डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी? तो कॉन्स्टिट्यूशनल है नहीं है? दे आर मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन, दे आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। आप वो आर्टिकल पढ़ना अर्बन लोकल बॉडीज का, वहां पे दिया हुआ है 243 ZD कुछ है, पीवाईक्यू पे। दे आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी और डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी। इसका मेंबरशिप क्या रहता है, ये तुम्हारा होमवर्क है, इसको देख लेना, मेंबरशिप।
एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर जो अभी हम देख रहे थे, ये डब्ल्यूटीओ के अंडर में आया था 1995 में। ओके, तो इसमें एग्रीकल्चर जो ट्रेड है उसको रेगुलेशन के बारे में दिया गया था। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये चीजें हैं, जो सब्सिडी का क्लॉज है। तो इसमें देखो 3 टाइप के सब्सिडी रहते हैं, ग्रीन बॉक्स, एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स। ग्रीन बॉक्स मतलब ऐसे सब्सिडी जो मतलब प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं करते, ट्रेड डिसॉर्ट नहीं करते। ओके, इसको कहते हैं ग्रीन बॉक्स सब्सिडी। जैसा एग्रीकल्चर रिसर्च डेवलपमेंट में, या इरिगेशन के लिए आप बढ़ा रहे, इरिगेशन कैनल बना रहे, या फिर इसी तरीके से सॉइल हेल्थ कार्ड इशू कर रहे हो आप फार्मर्स को, लाइफ स्टॉक वगैरह इसके लिए ट्रेनिंग दे रहे हो, तो ये सारे क्या आएंगे, ग्रीन बॉक्स में आएंगे। ट्रेड डिसॉर्ट नहीं होना चाहिए। दूसरा रहता है एम्बर बॉक्स, ऐसे सब्सिडी जिससे ट्रेड डिसॉर्ट होगा और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इससे बढ़ सकता है। मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन तो ग्रीन से भी बढ़ेगा, पर इससे क्या होता है, ट्रेड डिसऑर्डर होता है एम्बर बॉक्स से। फॉर एग्जांपल, लाइक तुमने फार्मर को फर्टिलाइजर सब्सिडी दे दी है, अब क्या होगा, उसको फर्टिलाइजर सस्ते में मिला, सस्ते मिला तो उसका प्रोडक्शन कॉस्ट भी कम हो जाएंगी। लेकिन जो अदर कंट्रीज है वहां पर तो फर्टिलाइजर की कॉस्ट ज्यादा है, उनका प्रोडक्शन कॉस्ट ज्यादा रहेगा, तो इंडिया के प्रोडक्ट को एज मिलेगा इंटरनेशनल मार्केट में। इसको क्या बोलते हैं, ट्रेड डिसऑर्डर। जैसे फर्टिलाइजर सब्सिडी, इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी, एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ओके, तो ये सारे के सारे आते हैं एम्बर बॉक्स में। और इसके बाद आता है ब्लू बॉक्स। ब्लू बॉक्स में ऐसे रहते हैं जो प्रोडक्शन बढ़ाते नहीं बल्कि प्रोडक्शन लिमिट करते हैं, उसको कहते हैं ब्लू बॉक्स सब्सिडी। प्रोडक्शन लिमिट मतलब वो क्या कहेंगे, फार्मर्स को बोलेंगे ठीक है, आप फार्मिंग के बजाय लाइफ स्टॉक हर्डिंग वगैरह करो। तो ऐसे जो रहते हैं उसको ब्लू बॉक्स सब्सिडी कहते हैं। ठीक है, तो जो कैप है, सब्सिडी की जो कैप है वो सिर्फ एम्बर बॉक्स पे है, इस पे लिमिट लगाई गई है। डेवलपिंग कंट्रीज के लिए 10% लिमिट है, इतना याद रखना। डेवलपिंग कंट्रीज को 10%, आप ज्यादा से ज्यादा 10% सब्सिडी दे सकते हैं, और जो डेवलप है वो 5% सब्सिडी दे सकते हैं। अब ये सब्सिडी किसके कंटेक्स में है, मतलब इसका बेस क्या है। ओके, हम लोग सब्सिडी का क्लॉज देख रहे थे, ब्लू, एम्बर, ग्रीन सब्सिडी ये हमने देखी थी। एम्बर बॉक्स पे जो लिमिट है एम्बर बॉक्स पे ही है। डेवलपिंग कंट्रीज जो है इनको 10% की लिमिट है, 10% ऑफ प्रोडक्शन ऑफ, जो 1988, 1980 शायद से, तो एक ईयर है 1988, उसमें उस साल आपका जितना प्रोडक्शन हुआ था उसका 10% तक आप सब्सिडी दे सकते हैं। ओके, और जो डेवलप कंट्रीज हैं इनके लिए सब्सिडी क्लॉज कम है, ये 5% तक सब्सिडी दे सकते हैं, 5% ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। डेवलपिंग 10% दे सकते हैं। यहाँ पर एक चीज आई है, स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट। ओके, स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट मतलब जैसा अभी यहाँ पर देखा हमने, डेवलपिंग कंट्री को 10%, डेवलप को 5, मतलब फेवर करते हैं डेवलपिंग कंट्रीज को। तो इसको जो कहते हैं, जो हम स्पेशल कंसेशन वगैरह दे रहे हैं या फिर टाइम लिमिट ज्यादा देते हैं उनको, कोई एग्रीमेंट इंप्लीमेंट करना है तो इसको कहते हैं स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट। ओके, तो इसको याद रखना, स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट इज, ये डब्ल्यूटीओ के कंटेक्स में न्यूज में रहता है। बाली कॉन्फ्रेंस, पीस क्लब वही डिस्कस करेंगे। 2013 बाली मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, यहाँ पर एक नया प्रोविजन लाया गया, पीस क्लॉज। ओके, तो ये पीस क्लॉज क्या रहता है, अगर सपोज कोई डेवलपिंग कंट्री अगर 10% की जो लिमिट है, सब्सिडी लिमिट एम्बर बॉक्स, उसको अगर वायलेट करता है तो उसके ऊपर कोई लिटिगेशन नहीं होगा, कोई मतलब उसको डब्ल्यूटीओ में उसको उसके रिगार्डिंग डिस्प्यूट नहीं करेगा। एक टेम्पररी अरेंजमेंट है। डेवलपिंग कंट्रीज क्या कहते हैं, हमारे पास बहुत सारी पॉवर्टी है और इस पॉवर्टी को दूर करने के लिए हमको ये सारे सब्सिडीज देना पड़ता है, फूड सिक्योरिटी एक्ट, एमएसपी वगैरह। ओके, तो हमारे लिए जरूरी है, ये ऐसा डेवलपिंग कंट्रीज का कहना है। तो फिर डब्ल्यूटीओ ने क्या कहा, ठीक है, आपके लिए फिर हम तब तक क्या करते हैं, पीस क्लॉज लेके आते हैं। आप अगर भले एक्सीड भी कर जाओ तो कोई आपके खिलाफ आवाज नहीं उठाएगा। इसको कहते हैं पीस क्लॉज। इंडिया इसका मेन बेनिफिशियरी है पीस क्लॉज का।
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो रैंकिंग है, ये भी न्यूज में थी। वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि अब वो इसके बाद से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग पब्लिश नहीं करेगा। तो इशू क्या हुआ है कि इसके ऊपर बहुत सारे कंट्रीज जो हैं मतलब नाराज थे। क्या हो रहा था कि इरेगुलरिटी इन रैंकिंग्स थे। मतलब कुछ डाटा इरेगुलर फाइंड मतलब ऐसा मिला। दूसरी चीज लिबर्टी एंड बायस, जो कंट्री जो वेस्टर्न कंट्रीज है उनको ज्यादा फेवर किया जा रहा था एज कंपेयर टू जो ईस्टर्न कंट्रीज हैं या फिर चाइना सऊदी ऐसे कंट्रीज को कम रेटिंग दी जा रही थी। इसी तरीके से वन साइज फिट ऑल अप्रोच यूज किया जा रहा था। वन साइज फिट, एक ही पैमाने पे सारी कंट्रीज को मापा जा रहा था। तो ये भी इशू था। तो इसके लिए फिर वर्ल्ड बैंक ने कहा कि हम इसके बाद ये इशू, ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पब्लिश नहीं करेंगे। इंडिया का जो लेटेस्ट रैंक था वो रैंकिंग में 2020 के रिपोर्ट के हिसाब से 63rd पोजीशन था। ओके। और इंडिया का रैंक 142nd था 2014 में। इंडिया ने इसके बाद बहुत सारे रिफॉर्म्स लेकर आए थे। लाइक जीएसटी एक्ट लाया गया था, वन नेशन वन टैक्सेशन। फिर आईबीसी, इंडियन इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड्स भी लेकर आए थे। तो और इसी तरीके से हमने डिजिटलाइजेशन भी प्रमोट किया, डिजिटल इंडिया वगैरह। तो ये सारी चीजों की वजह से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस खूब ये बहुत ही इम्प्रूव हो गया था इंडिया में। और वो 63rd पोजीशन तक हम पहुंच गए थे। कोई भी इंडेक्स का अगर आपको लिमिटेशंस या लूपहोल्स दिखना है, ये कॉमन पॉइंट है। लिबर्टी एंड बायस, वन साइज फिट, इरेगुलरिटीज इन रैंकिंग, ये आप लिख सकते हो। लिमिटेड सैंपल साइज। यहाँ पर एक टर्म आई है, टेक्निकल टेक्सटाइल्स। ओके, टेक्सटाइल मतलब कपड़े, पर टेक्निकल टेक्सटाइल मतलब इसमें क्या आएंगे? जैसा आपके हेलमेट आता, सीट कवर है, सीट बेल्ट है, या फिर एपरन्स है। तो ये सारे के सारे जिनका मतलब नॉन क्लोथिंग के अलावा जो दूसरे पर्पज के लिए कपड़ा यूज होता है, उसको टेक्निकल टेक्सटाइल करते हैं। ये सेक्टर में इंडिया अभी क्या कर रहा है, एफर्ट ले रहा है, क्योंकि इसमें इंडिया को बहुत चांस है। ये लेबर इंटेंसिव सेक्टर है और इंडिया इसमें क्या कर सकता है, ग्लोबल लेवल पे एक बड़ा प्लेयर इसमें बन सकता है। तो गवर्नमेंट ने एक स्कीम लाया है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। इसमें क्या होगा, अगर इंडस्ट्री जितना ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे उतना उनको इंसेंटिव गवर्नमेंट देगा। तो उसमें से एक सेक्टर है टेक्निकल टेक्सटाइल। इंडिया इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन एंड जूट इन द वर्ल्ड। ओके। एंड सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क, ये याद रखना। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन एंड जूट। इंडिया इज नॉट लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ जूट। लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ जूट है बांग्लादेश। टेलीकॉम सेक्टर, देखो टेलीकॉम सेक्टर में जो इश्यू चल रहा है, एग्रीगेट ग्रॉस रेवेन्यू, एजीआर। एजीआर एक टर्म आती है, उसको लेकर काफी डिस्प्यूट चल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट और टेलीकॉम कंपनीज के बीच में। तो ये इश्यू क्या था, एग्रीगेट ग्रॉस रेवेन्यू एक टर्म आती है, ग्रॉस रेवेन्यू। तो जो टेलीकॉम कंपनीज जो रहते हैं, ये क्या करते हैं, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज वगैरह देते हैं, वो है। तो गवर्नमेंट इन पे ये जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं टेलीकॉम, उन पर टैक्स लगाता है। तो टेलीकॉम कंपनी कहते हैं कि हम पर जो टैक्स लगाया जाए, वो जो टेलीकम्युनिकेशन का जो हम काम कर रहे हैं बस उतने के लिए लगाओ। पर एक टेलीकॉम कंपनीज क्या कर रहे थे, ये मैन्युफैक्चरिंग वगैरह दूसरे काम भी कर रहे थे। लाइक जियो ने क्या किया, अपने दूसरे प्रोडक्ट भी लेकर आया मार्केट में, राउटर लेकर आया, मोबाइल लेकर आया। तो गवर्नमेंट का कहना है कि टेलीकॉम के अलावा जो जो आप एक्स्ट्रा बिजनेस भी कर रहे हो, उस पर भी हम आप पर टैक्स लगाएंगे। इसको कहते हैं एग्रीगेट ग्रॉस रेवेन्यू। ओके। तो ये अभी केस चल रहा है। शायद कोर्ट ने गवर्नमेंट के साइड में जस्ट मतलब जजमेंट दिया है कि टेलीकॉम कंपनी को पूरा का पूरा जितना टोटल रेवेन्यू है उसके ऊपर टैक्स देना होगा। ओके। तो एजीआर टर्म याद रखना, ये टेलीकॉम सेक्टर के कंटेक्स्ट में न्यूज में है। एयर 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 सेक्टर से रिलेटेड कुछ बॉडीज के नाम है, ये थोड़ा देख लो। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एआई जिसको कहते हैं। ये क्या कहती है, जो एयरपोर्ट का कंस्ट्रक्शन और मैनेजमेंट होता है, तो ये इसके अंडर में होता है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, कोई नया एयरपोर्ट बना जैसा न्यू मुंबई एयरपोर्ट, तो इसके जो स्टैंडर्ड्स वगैरह सब इवॉल्वेट करना उसका काम रहता है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। दूसरा है डीजीसीए, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। ये एयरक्राफ्ट सेफ्टी ऑपरेशन के बारे में ये देखता है, एयर ट्रायल की सेफ्टी के बारे में डीजीसीए।
तीसरा है ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, ये एयरपोर्ट एंड एयरलाइन सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स ये देखता है। और एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी, नाम में इसके इकोनॉमिक्स है, तो ये क्या करता है, रेगुलेट टैरिफ एंड फीस। टैरिफ और फीस इसमें से ये AERA रेगुलेट करता है। बस ये दो याद रखो, बाकी के नहीं याद, AI और वो टैरिफ वाली बॉडी। ओके, इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड। ओके, गवर्नमेंट ने जो बैंकरप्सी वगैरह के जो केसेस हैं उसको अर्ली रिजोल्यूशन के लिए ये कोड लेकर आए थे। इसमें क्या है, टाइम बाउंड रिजोल्यूशन प्रोसेस दिया गया है। टाइम बाउंड रिजोल्यूशन होगा 180 डे में, आपको वो जो भी केस है रिजोल्यूशन का उसको सॉर्ट आउट करना है। ओके, और ज्यादा से ज्यादा आपको 90 डे का एक्सटेंशन मिल सकता है। तो इससे क्या हो रहा है, टाइम बाउंड रिजोल्यूशन होगा और जो भी कैपिटल अटका हुआ है, क्रेडिटर का पैसा जो अटका हुआ है वो फ्री अप होगा और इससे मार्केट में क्रेडिट क्रिएशन होगा, मनी सप्लाई बढ़ेगा। ओके, और इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी हमारा इंप्रूव हुआ था। एक टर्म आई है रेगुलेटरी सैंडबॉक्स। RBI जब कोई भी नई स्कीम लॉन्च करने का इरादा करता है तो ऑल इंडिया पे नहीं लॉन्च करता, कोई एक पर्टिकुलर प्लेस पे लॉन्च करता है लिमिटेड स्केल पे, और अगर वहां पे सक्सेसफुल होती है फिर उसको पूरे मतलब इंडिया में लॉन्च करेगा। तो इसको जो जहां पे एक्सपेरिमेंट कर रहा है RBI उसको कहते हैं रेगुलेटरी सैंडबॉक्स, याद रख। इससे पहले और एक था सोशल स्टॉक एक्सचेंज, ये भी न्यूज में था। सोशल स्टॉक एक्सचेंज में क्या रहता है, ऐसे कंपनीज जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनके शेयर सेल होते हैं। लाइक कोई कंपनी है जो स्कूल बनाती है, कोई कंपनी है जो हॉस्पिटल्स में इन्वेस्ट कर रही है, कोई कंपनी जो रोड बना रही है। ऐसा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में जो कंपनीज NGO काम कर रहे हैं उनको आसानी से फंड मिले, इसलिए ये खास सोशल स्टॉक एक्सचेंज लाया जाएगा। स्पेशल ड्रॉइंग राइट, SDR क्या रहता है, ये रिजर्व असेट है IMF का। जैसा हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स वगैरह रहते हैं, ऐसा ही IMF के पास भी अपना एक रिजर्व है। वो एक बास्केट ऑफ करेंसी रहते हैं, 5 करेंसीज हैं, US डॉलर, यूरो, चाइना का रेमनीबी, जापान येन और ब्रिटिश का पाउंड। ये 5 करेंसी में IMF अपने पास भी कुछ एक्स्ट्रा रिजर्व रखता है। कभी कुछ कोई कंट्री में बैलेंस ऑफ पेमेंट का मसला हुआ तो इसमें से पैसे दे देगा, जैसा अभी श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है। तो IMF क्या करेगा, श्रीलंका को पहले समझाएगा, कंडीशन देगा और कैसे यूटिलाइज करना है पैसों को वगैरह, और फिर ये SDR में से पैसा उठाकर उनको दे देगा। ओके, तो याद रखना SDR इज अ फॉरेक्स रिजर्व ऑफ IMF। SDR इज नॉट अ करेंसी नॉट अ क्लेम ऑफ members on IMF. Okay, it is not a currency, it is currency basket. एक टर्म आई है ओवरग्राउंड वर्कर्स। ओके, जम्मू कश्मीर पुलिस। यस सर। ओके, ठीक है। हाँ, ओवर द ग्राउंड वर्कर ये हम देख रहे थे, एक टर्म आई है। तो देखो, जम्मू कश्मीर पुलिस कैटेगराइज एनीबडी हु सपोर्ट मिलिटेंट्स इज ओवर द ग्राउंड वर्कर। ओवर द ग्राउंड वर्कर क्या रहते हैं, अ पर्सन प्रोवाइडिंग अ सेफ हाउस, पैसेज, इंफॉर्मेशन और एक्टिंग एज अ मैसेंजर फॉर सस्पेक्टेड मिलिटेंट ऑटोमेटिकली कैटेगराइज एज ओवर द ग्राउंड वर्कर। बस टर्म याद रख लो, ओवर द ग्राउंड वर्कर जो ग्राउंड पे रहकर मिलिटेंट्स को इनपुट देते हैं, वो खुद कोई मिलिटेंट एक्टिविटी कैरी नहीं करते बट सपोर्ट करते हैं। थिएटर कमांड विल रिपोर्ट टू चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। थिएटर कमांड क्या रहता है, अभी देखो अपने पास जो आर्म फोर्सेस हैं, 3 टाइप के आर्म फोर्सेस हैं इंडिया में, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। और इनका क्या रहता है, अपने अपने आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये लोग ही क्या रहेंगे, अपने अपने बेसिस रहते हैं। जैसा आर्मी के अराउंड कुछ 7 एयरबेस, 7 बेसिस हैं, एयरफोर्स के भी 7 हैं और नेवी के 3 हैं। पर इससे क्या होता है, रिसोर्स ज्यादा यूज होता है। आर्मी के रिक्वायरमेंट्स, आर्मी के लिए भी कुछ चीजें जरूरी रहती है, नेवी के लिए भी और एयरफोर्स के लिए भी, वो सबके लिए अलग अलग सेपरेट मंगाना रहता है। अगर इसके बजाय अगर हम इन पे कॉमन बेस तैयार करते हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स कॉमन मिलके
कंट्री में अलग अलग जगह एक साथ रहेंगे, तो उसको कहते हैं हम थिएटर कमांड, इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड कहते हैं। ओके, तो अभी गवर्नमेंट का टारगेट है कि एक इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड बनाई जाए ताकि डुप्लीकेशन ऑफ रिसोर्सेस ना हो, इकोनॉमी ऑफ स्केल आ जाए। तो अभी फिलहाल एक ही हमारे पास इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड है, और जो है हमारी अंडमान निकोबार पे, पोर्ट ब्लेयर पे हमारी इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड है। और ये जो रिकमेंडेशन था इसका, शिकागो कमेटी ने रिकमेंडेड किया था। अब इशू ये है कि अब भले ठीक है हमने इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड बना ली है, तो ये रिपोर्ट किसको करेंगे ये लोग? मतलब आर्मी को करेंगे, नेवी को करेंगे, या एयरफोर्स को? तो जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो एक नई पोजीशन बनाई गई है, उसको रिपोर्ट करेंगे इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड, मतलब वो उनको गाइड करेगा। याद रखना है ये किस लिए जरूरी है इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड। जैसा हमने बोला कि कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा, इकोनॉमी ऑफ स्केल आएंगे। कारगिल वार के टाइम क्या हो रहा था, वार में तो हमको तीनों की भी जरूरत रहती है, पर तीनों के कमांडर्स अलग अलग रहते हैं, तीनों में एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन नहीं रहता। कारगिल वार में इसलिए हमको लॉसेस हुआ था बहुत सारा। तो फिर कारगिल रिव्यू कमेटी जो थी उसने बोला था कि एक इंटीग्रेटेड कमांड रहने चाहिए हमारे, जिसकी वजह से हमको इजी फोर्स मोबिलाइजेशन करने में वगैरह आसानी होगी। ओके, अब जो इन्वायरमेंट वाला सेक्शन है, यहाँ पर देखो अंटार्कटिका का कुछ एक आइसबर्ग है जो मेल्ट हो रहा है, उसके बारे में था। यहाँ पर देखो रॉन आइस शेल्फ, वेडल सी के पास रॉइन आइस शेल्फ है, इसका कुछ पार्ट निकल कर वो मतलब ओशन में मेल्ट हो गया, तो इसलिए वो न्यूज में था। अंटार्कटिका कंटेक्स में एक चीज याद रखना, अंटार्कटिका इज अ ग्लोबल कॉमन। ग्लोबल कॉमन मतलब क्या रहता है? ऐसे टेरिटरीज, ऐसा रिसोर्स जहां पे हर कंट्री को इक्वल एक्सेस रहेगा और उसका यूज पीसफुल पर्पस के लिए किया जाएगा, ऐसे चीजों को हम क्या कहते हैं? ग्लोबल कॉमन। ग्लोबल कॉमन जैसा मून है, या फिर स्पेस है, मून, स्पेस, अंटार्कटिका, इसको हम क्या कहते हैं? ग्लोबल कॉमन कहते हैं। ओके, और जिस ट्रीटी के अंडर में अंटार्कटिका को ग्लोबल कॉमन बनाया गया है, मतलब सारे कंट्रीज ने मिलकर ये अनएनिमसली बोला कि अंटार्कटिका सब कंट्री की प्रॉपर्टी है, कोई इस पे क्लेम नहीं करेगा और उसका यूज बेटरमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी, वेलफेयर के लिए किया जाएगा, तो उसको हम कहते हैं अंटार्कटिका ट्रीटी। इंडिया के जो रिसर्च स्टेशन है अंटार्कटिका पे, जो है मैत्री और भारती, ये दो हैं। सबसे पुराना दक्षिण गंगोत्री था, अब वो नहीं है, मैत्री और भारती है। और जो ये रिसर्च वगैरह ये जिसके अंडर में आता है अंटार्कटिका पे या आर्कटिक पे, वो आता है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर में। ओके, ये चीज ये भी याद रखो। इंडिया का जो आर्कटिक पे रिसर्च स्टेशन है उसका नाम क्या है? इंडिया का जो आर्कटिक पे रिसर्च स्टेशन है उसका नाम, उसका नाम है हिमाद्री। हिमाद्री रिसर्च स्टेशन है जो हमारा आर्कटिक पे काम करता है। ओके, हाँ। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर रुक जाते हैं। और किसी ने कुछ क्वेरी पूछा था लास्ट सेशन में, इन्वायरमेंट के लिए शंकर आईएएस कैसे पढ़ना है। ओके, तो वो हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, बस 5 मिनट चाहिए हमको।